Assalamu alaikum guys. My name is Alishba Shahid. Today I am going to discuss about MD 2025. ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस बात में बहुत ज़्यादा पजल हुए हैं कि जो है एमडी के 2025 का सिनेरियो कैसा होगा। एमडी के 2025 का सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल्स जो है यूट्यूब पर या गाइडेंस जो है हमें मुख्तलिफ बातें बता रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बातें बता रहे हैं एमडी के 2025 के हवाले से। क्योंकि इस साल जो हुआ है कि सिंध में और जो अदर प्रोविंस है जिसे हम कहते हैं शहीद जुल्फ़िकार मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें जो है एमडीकेट जो है रिकंडक्ट हुआ है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि सिंध में एमडीकेट जो है रिकंडक्ट हुआ था। बिकॉज ऑफ के जो है ना एक इशू था कि पेपर जो है आउट हो जा रहा था, पेपर टाइम से पहले आउट हो रहा था। तो इस इशू को लेकर जो है ना जो हमारे पास पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमडीसी जो है, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम एक काम करते हैं, एमडी के 2025 में कुछ ऐसा करते हैं कि जो है जो पेपर लीक हो रहा है या पेपर का जो आउट हो रहा है, पेपर सेल हो रहा है, अगर इन शॉर्ट कहें तो ये ना हो। तो इसकी बेस पर इन्होंने जो है 2-3 पॉइंट्स रखे हैं, 2-3 सजेशन रखी हैं, जिसकी वजह से जो है ना लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गए हैं कि जो है ना एमडी के 2025 क्या होगा। तो इस वीडियो में मैंने सारे होल सिनेरियो को जो है समराइज़ किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एमडीके 2025 को किस तरह से एस करना है, इसके आखिर में मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली क्वेश्चन रखूंगी जो कि बच्चों के माइंड में है, ठीक है, फिर दैन मैं उसका आंसर करूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एमडी कैट 2025 कैसे होगा का मतलब ये है कि जैसे अभी हमारे पास अब तक जो है हमारे पास इस तरह हो रहा था कि हमारे पास एक बुकलेट आती थी जिसमें हमारे पास क्वेश्चन होते थे, बेसिकली जो है ना क्वेश्चन पेपर जो होता था, एक हमारे पास हार्ड कॉपी आती थी, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास एक आंसर शीट होती थी जिसके अंदर सारे बबल्स होते थे, जो हमें बेसिकली क्वेश्चन शीट से अपना क्वेश्चन पढ़ के उसके देखो क्वेश्चन शीट में हमारे पास बेसिकली क्या होता था, क्वेश्चन होता था, फिर उसमें हमारे पास ऑप्शन होते थे ABCD। देन हम क्या करते थे, जो भी हमारा राइट ऑप्शन होता था वो हम अपनी बबल शीट में फिल कर रहे होते थे। तो ये हमारे पास एक पेपर हमारे पास आता था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 2025 में हम इस तरह नहीं करेंगे कि हम जो है पेपर बाकायदा पेपर बनाएंगे, बल्कि हम ऐसा करेंगे कि जो है हम ई पेपर लेंगे। ई पेपर मतलब कि हम लैपटॉप पे पेपर लेंगे। अब ये ई पेपर किस तरह से होगा, तो जिस तरह आप जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब एमडीकेट की तैयारी के दौरान आप जो अपनी एमडीकेट की तैयारी के दौरान जब अपनी आप एमडीकेट की तैयारी के दौरान जब अपनी तैयारी कर रहे होते हो, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो है ना पेपर शो होता है, मतलब आपके पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ऑप्शन आते हैं, फिर आप उसमें से जो भी राइट ऑप्शन होता है उसको टिक करते हो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाते हो। तो इसी तरह हमारे पास जो एमडीके 2025 होगा, तो इसमें जब हमारा टाइम स्टार्ट होगा, तो हमारे टाइम के स्टार्ट होने के साथ हमारे जो 200 का पेपर होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा, उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, जिस तरह आपकी किसी भी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। तो ये आप जो है ना आप जो है एक्सपीरियंस ले सकते हो किसी भी वेबसाइट से जाके। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बेसिकली आपके पास क्या होगा कि आपको टैबलेट दिया जाएगा जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्ट होगा और आपका पेपर होगा। आपका पेपर स्टार्ट जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा उसी तरह आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। आप क्या करोगे कि जो है आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जो फिर आपके पास 4 ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे जो आपका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या, आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड हो जाओगे। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है, उसके बाद क्या, आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड हो जाओगे। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका देखो बेसिकली इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि जो है ना आपका जो पेपर लीक हो रहा था, मतलब टाइम से पहले जो है पेपर जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल था, ऐसा नहीं होगा। अब जो क्या होगा कि सबका जो है पेपर जब पेपर टाइम होगा जब ही सबको मिले। अब सेकंड बेनिफिट ये है कि जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा ना, तो आपको आपका रिज़ल्ट जो है शो हो जाएगा। एट द एंड आपको आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा कि आपने कितने ऑप्शन करेक्ट करे या कितने आपके जो है ना कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एमडीकेट पेपर कैसा होगा, तो कैसा होगा का क्वेश्चन आंसर ये है, जितने भी प्रोविंस है ना पाकिस्तान का, सबका पेपर एक यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब ये सबका पेपर सेम होगा कि जो अगर सिंध का बच्चा पेपर दे रहा है वही जो है अदर प्रोविंस का, मतलब सारे पाकिस्तान में जो पेपर बनेगा वो सेम होगा, एक होगा। बेसिकली ऐसा होगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा 10,000 क्वेश्चंस का। क्या होगा कि 10,000 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जाएंगे कि हमने ये टेस्ट में देने हैं। जो मैंने अभी तक सुना है ना अपने टीचर्स से, तो मैंने इस तरह से सुना है कि जो है ना 10,000 क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा क्या होगा कि आपका जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आपके पास रैंडम से 10,000 क्वेश्चन में से सिर्फ 200, एक पर बच्चे के पास जो है 200 क्वेश्चन आएंगे।
तो अब इससे क्या होगा कि ये पेपर आपका लीक नहीं हो सकता। कैसे कि जो है अब एक बच्चे के पास जो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर से पहले उसको क्या पता कि कौन से जो है उसके पास क्वेश्चन आएँगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वो शफल हुए होंगे। तो इसमें ये है कि आपका पेपर जो है ना लीक होने के चांसेस बिल्कुल ही 0% हो गए। पेपर कैसा होगा तो यूनिफ़ॉर्म होगा, सबका सेम होगा, सबको उन 10,000 क्वेश्चंस में से ही दिए जा रहे होंगे, इससे बाहर कोई नहीं आ रहा होगा। अब ये 2 क्वेश्चन तो हो गए कि कैसा होगा, कैसे होगा। अब तीसरा क्वेश्चन ये बच्चों के माइंड में आ रहा है कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पीएमडीसी कहती है कि जो है ना हम क्या करेंगे, जस्ट आफ्टर इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद हम एमडीकेट ले लेंगे। तो अब बहुत सारे बच्चे जो हैं ये बात सोच रहे हैं कि जो है क्या अगर एमडीकेट जब इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम होंगे तो उसके क्या फ़ौरन बाद हो जाएगा, यानी उसी वीक में हो जाएगा या उसके बाद नेक्स्ट वीक में हो रहा होगा एमडीकेट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो रहे होंगे, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के बाद आपको मिनिमम 1.5 से 2 महीने आपको आराम से मिलेंगे, और प्रोबेबिलिटी है कि इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम आगे या कम या ज़्यादा हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि देखो, जब आपके एग्ज़ाम थ्योरी के एग्ज़ाम हो जाएँगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स देने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल्स देने के लिए अगर हम ये बात देखें कि एक फैकल्टी में, एक कॉलेज में, एक फैकल्टी में तकरीबन जो है 500 प्लस जो है स्टूडेंट एडमिशन ले रहे होते हैं। तो अब एक टीचर के लिए ये इम्पॉसिबल है कि सारे स्टूडेंट्स का एक दिन बुला के वो जो है प्रैक्टिकल ले लें। तो बेसिकली कॉलेजेस में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को 20-20 के ग्रुप में डिवाइड कर देती हैं और फिर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकल्स ले रहे होते हैं। तो देखो, जब आपका थ्योरी के एग्ज़ाम हो जाएँगे तो आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की डेट आएगी। जब आपकी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम की डेट आएगी तो फिर आपको बेसिकली कॉलेज से भी आपको डेट मिल जाएगी कि इस डेट पर आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। तो ये तकरीबन जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में ये 1.5 महीने या 2 महीने में होंगे। 1.5-2 महीने में होंगे। उसके बाद जो है ना आपकी एमडीकेट की डेट आएगी तो आपको पीएमडीसी 1 हफ्ता तो देगी, मिनिमम 1 हफ्ता देगी या 1 हफ्ते से ज़्यादा। तो आपके पास जब भी आपके पेपर होंगे, मतलब आपके पेपर अभी तक जो हमारे पास ऑफिशियल डेट आई है तो वो हमारे पास आई है 15 अप्रैल से आपके जो है इंटरमीडिएट के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके 15 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसको अगर 1 मंथ लगता है तो ये मतलब 15 मई तक आपके पेपर चलेंगे। जो है आपको तकरीबन मिल जाएगा 1.5 से 2 महीने का टाइम, आपको आराम से मिल जाएगा। और यही टाइम जो है बेसिकली मिलता हुआ आ रहा था, मतलब पहले भी 1.5 से 2 महीने का टाइम ही दिया जा रहा था तैयारी के लिए। तो इसमें आप इनफ अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हो। अब जो है ना एक क्वेश्चन ये है कि जो है सिलेबस क्या होगा। देखो, जब पेपर यूनिफाइड हो रहा है, मतलब पेपर यूनिफॉर्म हो रहा है, तो सिलेबस भी जो होगा हमारे पास, जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि सिलेबस जो है वो हमारे पास एक यूनिफाइड होगा, यानी सारे प्रोविंसेस के लिए, जब जितने भी बच्चे एमडीकेट 2025 के लिए एनरोल करेंगे सबके पास एक सिलेबस आएगा। अब उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी करेंगे, और जो सिलेबस होगा उसके अंदर क्या करेंगे, जो भी न्यू हमारे पास सिलेबस होगा उसके अंदर क्या होगी, माइनस डिफरेंस होंगे। बेसिक तो वो सेम ही होगा, जैसे हमारे पास कहा जाता है कि हमारे पास 10% जो इजी होगा, 70% मॉडरेट होगा और 20% जो है हमारा हार्ड होगा, टफ होगा या कॉन्सेप्चुअल होगा। ये तो बेसिक होगा। अब माइनर चेंजेस क्या है, माइनर चेंजेस ये हैं कि या तो कोई चीज ऐड कर देंगे या तो कोई चीज रिड्यूस कर देंगे। अब ऐड क्या क्या हो सकता है, अगर मैं स्पेसिफिक सिंध के सिलेबस की बात करूँ, मैं सिंध की इसमें बात कर रही हूँ क्योंकि सिंध की बुकें जो है रिसेंटली अपडेट हुई हैं, और क्योंकि रिसेंटली अपडेट हुई हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना अप टू डेट है। अगर मैं बायो की बात करूँ तो बायो में अब बायोटेक्नोलॉजी का कोई पार्ट नहीं है तो ये आ सकता है, और डीएनए और क्रोमोसोम वाला कोई पार्ट नहीं था तो वो भी आ सकता है। इसके अलावा जो है रिप्रोडक्शन के साथ डेवलपमेंट का भी कुछ पार्ट आ सकता है जो कि अब तक नहीं था पीएमडीसी के सिलेबस में। अगर केमिस्ट्री की बात करें, फर्स्ट ईयर में आए केमिस्ट्री की, तो जो है हमारे पास एसिड बेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, या हमारे पास सॉल्यूशन और कोलाइड वाला कोई टॉपिक नहीं था पीएमडीसी के सिलेबस में, तो ये ऐड हो सकता है। अगर सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की बात करें तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में 2 चीजें हैं, एक तो हमारे पास इंडस्ट्रीज है और उसके प्रोडक्ट हैं और उनकी डेली एप्लीकेशन है, या उसके अलावा जो है हमारे पास दूसरी चीज आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमारे पास वैसे ही इंक्लूडेड, हमारे पास इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारे पास अब तक जो टॉपिक नहीं थे वो टॉपिक इंक्लूड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी तक का जो हमारे पास सिंध का जो हमारे पास सिलेबस है एमडीकेट का, तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी जैसे फ्लूइड स्टैटिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स या फिर कम्युनिकेशन का कोई भी पार्ट नहीं था, मतलब कुछ हमारे पास टॉपिक थे, तो ये हमारे पास ऐड हो सकते हैं। अब रिड्यूस क्या हो सकता है, देखो रिड्यूस तो जो पीएमडीसी को लगेगा कि ये टॉपिक जो है अब हमारे मतलब आगे एमबीबीएस की स्टडीज़ में नहीं है, ज़रूरत का नहीं है, तो उसको रिड्यूस कर सकती है। जो भी पीएमडीसी को लगेगा कि ये चीज़ नहीं है इतनी काम की, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये तो आपकी सारी बातें, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है मतलब जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे थे आपके माइंड में, ये सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये और आएगा कि अभी हम लोग क्या करें, अभी तो क्योंकि सिलेबस आया नहीं है, न्यू सिलेबस अभी तक नहीं आया। अच्छा, अब न्यू सिलेबस आएगा कब, तो देखो एमडीकेट जब भी होगा ना उससे 2 महीने या 2.5 महीने पहले आ जाएगा, 2-2.5 महीने या 2-2.5 महीने पहले एमडीकेट का सिलेबस आ जाएगा। अभी क्या करना है, अभी आपने
क्या करना है कि आपके पास जो भी मतलब आप जहाँ के भी प्रोविंस के हो, आपके पास जो भी लास्ट ईयर का एमडीकेट का सिलेबस अवेलेबल है ना, आप उसी को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इस तरह से प्रिपेयर कर लो, इस हद तक प्रिपेयर कर लो कि आपके पास जब न्यू सिलेबस आए ना तो आप उसी को उसके अंदर ऐड कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आप इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कर लो कि जो आपके पास, देखो क्या होगा, मैंने आपको बस ये बताया कि माइनर चेंजिंग होगी, जो पेपर का पैटर्न है वो तो सेम ही रहेगा, तो जो टॉपिक होंगे आप आगे अपने पास ऐड कर लेना। तो अभी से जो है आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखो। ये बात तो हमने कर ली कि जो है ना अभी तक हमने क्या करना है। अब हम हैं इंटर में, हमें अपना इंटर को भी देखना है। क्यों? क्योंकि इंटर का जो है 40% हमारे मेरिट, 40% हमारा एग्रीगेट में आ रहा होता है इंटर का, तो हम इंटर को भी नहीं छोड़ सकते। तो अभी हम इंटर पढ़े या एमडीकेट? तो आंसर ये है कि आपने दोनों को पढ़ना है। दोनों को पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ेंगे? तो देखो, आप बेसिकली सुबह के टाइम में जाते हो कॉलेज, ठीक है, फिर आप दोपहर में आते हो, दोपहर में आप खाना वगैरह खाते हो, मतलब लंच करते हो, तो आपके पास काफ़ी टाइम हो जाता है। एमडीकेट जो है, आप बेसिकली जा रहे हो, आप एक ऐसी फील्ड में जा रहे हो जिसमें जो है आपके पास मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, और आप जो है आगे जो है, देखो अभी तो कुछ भी प्रेशर नहीं है आपके पास, आगे बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बुकें होंगी, बहुत ज़्यादा हैवी बुकें होंगी, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा, तो अभी से आपको जो है ना ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, अभी से आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो आप अपने टाइम को मैनेज करो, आप दोनों को पढ़ो, आप इंटर को इस हद तक पढ़ लो, इस तरह से पढ़ लो कि आपको एमडीकेट में जस्ट आपको रिवीजन की जरूरत पड़े। तो आप क्या करो, इंटर को भी नहीं छोड़ो, इंटर की परसेंटेज को अच्छा रखो, मैनेज करो। इंटर को आप जो है अपना अच्छे से पढ़ लो कि आपको सिर्फ एमडीकेट, जब आप एमडीकेट के लिए बैठो तो आपको उसको सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़े, अभी से कॉन्सेप्चुअल पढ़ लो। अब लास्ट थिंग जो मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या स्ट्रेटेजीज करनी है कि आप जो है एमडीकेट को इजीली एज कर लो। बेसिकली आप क्या करो, अभी जो आपके पास अवेलेबल एमडीकेट का सिलेबस है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप क्या करो, अपना पूरा स्केड्यूल सेट कर लो। कब तक के लिए? अपने पेपर से 15 डेज पहले तक के आप उसको ऑर्गेनाइज कर लो, क्योंकि देखो अभी हमने क्या देना है, एमडीकेट 2025 देना, और 2025 जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी, जब तक एमडीकेट जो है 2 या 3 जो है हमारे पास जनवरी होगी, ठीक है। तो आप क्या करो कि अभी से जो है ना आपके 15 डेज पहले तक का पेपर, आपके इंटर के पेपर से 15 दिन पहले तक का आप जो है स्केड्यूल सेट कर लो, और इस तरह से बनाना कि अपना सिलेबस कुछ इस तरह से बनाना कि आप रोजाना मिनिमम आप जो है ना अपने 2 टॉपिक तो कवर कर लो। अब आप ये 2 टॉपिक अपने कवर करोगे, कब करोगे? मैं आपको जो बेस्ट टाइम बताती हूँ वो टाइम ये बता सकती हूँ कि आपके पास जो होगा 7 बजे से आप जो है अपने 12 बजे तक आप अपने एमडीकेट को दो। 7 बजे कौन से? 7 बजे 7 PM से आप 12 AM तक जो है ना आप अपना टाइम दो एमडीकेट को। ये टाइम बेस्ट है, और ये जो टाइम है आपको, देखो एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे। आपको अगर एमडीकेट को इजीली टैकल करना है ना, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अपनी सीट सिक्योर करनी है ना, तो आपको ये तो करना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि अपना ये शाम वाला टाइम जो है इसमें आप एमडीकेट को देख लो। बाकी आपका डे का टाइम है, आप उसमें इंटर को अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी से जो है अवॉइड कर दो फंक्शंस को, जैसे आपकी वेडिंग पार्टीज होती हैं या बर्थडे पार्टीज होती हैं, या आप जा रहे हो मामू के घर जा रहे हो, खाला के घर जा रहे हो, तो ये जो है आप जो है अवॉइड करना शुरू कर दो, क्योंकि आपने आपको जो है ना अभी से डॉक्टर समझना शुरू कर दो कि भाई आप डॉक्टर हो, और डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी पार्टीज जो है अटेंड करे, सारे फंक्शन अटेंड करे। अगर आप फंक्शन अटेंड करोगे तो फिर आप यू आर नॉट एबल टू अटेंड योर एमडीकेट इजीली। तो आप ये अभी से अपना माइंडसेट बना लो। अगर आप करोगे ना खुद को, तो अल्लाह ताला जो है आपको जो है आसानियां पैदा कर देगा। अभी से आप सोचो, आप कोशिश करो कि, और रिजल्ट जो है उसकी टेंशन नहीं लो, वो आप अल्लाह ताला पे छोड़ दो। एक स्ट्रेटेजी तो ये मैंने बताया कि आप जो है क्या करो, अपने टाइम मैनेजमेंट करो, अपना स्केड्यूल जो है सेट कर लो। दूसरी बात ये कि जो है ना आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ। प्रॉपर नोट्स का मतलब ये कि आपके जो है ना नोट्स इतने ज्यादा मतलब ऐसे हो, इस तरह से ऑर्गेनाइज हो कि आपको पढ़ने में समझ आते हो। चौथा पॉइंट जो है मेरा, इससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप ये भी कर लो फॉर द सेफ साइड, क्योंकि एमडीकेट समथिंग अबाउट रटाफिकेशन, समथिंग अबाउट रटाफिकेशन। तो आप क्या करो, जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना, उन नोट्स के जो है ना एक एक पेज को इस हद तक रट लो कि आप जब उस नोट्स का वो पेज खोलो ना, आपको पढ़ने की जरूरत ना हो, आप एक नजर डालो उस पर, आपको पता हो कि इस पेज में कौन सी लाइन पे क्या चीज लिखी हुई है। आप इस हद तक जो है अपने नोट्स को रट लो। मैं और किसी चीज को रटने की बात नहीं कर रही, आपके नोट्स को रटने की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पेपर में बैठते हैं ना, भले कोई भी कितना भी अच्छा बच्चा, कितना भी अच्छा पढ़ने वाला क्यों ना हो, एक तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए इंसान। कोई भी कितना भी अच्छा हो, आप जितनी भी प्रैक्टिस करके जाओ ना, आपके कहीं ना कहीं जो है एमडीकेट में रट्टा तो काम में आता है। आप जाओगे, अक्सर ऐसा होता है कि प्रेशर की वजह से, या एमडीकेट में बैठे बैठे थकने की वजह से होता है ऐसे कि एक के बाद एक क्वेश्चन कर रहे होते हो मुसलसल, तो समथिंग कभी अनफॉर्चुनेट
अनफॉर्चुनेटली कि हेल्थ इश्यू भी आ जाता है, जैसे मेरे केस में हुआ, तो आपके जो है रट्टाफिकेशन जो आपने रट्टा किया होता है वो जो है काम में आ रहा होता है। तो आप क्या करो कि जो है ना थोड़ा-थोड़ा रट्टा भी लगा, थोड़ा-थोड़ा क्या, आप अपने नोट्स को रट लो, बस नोट्स को रट लो। होप कि इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि जो-जो आपके पास क्वेश्चन आए थे। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है माइंड में तो आप मुझसे पूछो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो है आपको क्या समझ आया और क्या ऐसी बात रह गई है जो मैंने आपको नहीं बताई है। और अगर आपको अच्छा लगा है कि मेरा कॉन्सेप्ट कि मैंने आपको अच्छे से बताया है, अच्छा कुछ आपको सीखने को मिला है, तो आप मुझे बताओ ताकि मैं खुद को मोटिवेट कर रखूँ और जो है आपको फर्दर गाइड करती रहूँ इसी तरह। थैंक यू।